अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे रीजन हमारा आपको क्लियर हो गया कि आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट हम इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करना है। फ्यूचर में कभी अपने घर के बिजनेस का हिसाब किताब देखना हो तो भी देख सकते है ना, क्योंकि नॉलेज होगा तो बेवकूफ नहीं बना सकेगा हमको। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये उसी पर्पस के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। अब पहले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि आप लोगों को जो लेक्चर्स भेजा गया था वो डिफरेंट तरीके से था और हम चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से डिस्कस किया जाए आज अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो हम एक बिजनेस को अज्यूम करके चीजों को डिस्कस, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है। क्या करना है? एक बिजनेस शुरू करना है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए, है ना। मान लो आपने जो बिजनेस शुरू किया है, आपका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक पर्सन है जो चाहता है एक बिजनेस शुरू करना। जो बिजनेस उसने सोचा है शुरू करने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, सही कि नहीं चाहिए? तो जो भी इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स करेगा, मिस्टर एक्स बिजनेस का मालिक है, कौन है? ओनर। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसने बिजनेस को शुरू करने के लिए इसने लगा दिया, कितना रुपया लगाया? मान लो 10 लाख। ठीक है, हिसाब रखना है ना बिजनेस। बिजनेस काम का हिसाब ही किताब मेंटेन करना है ना। तो बिजनेस का जो बुक होगा, अकाउंट्स बुक, उसमें आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा क्या? कैपिटल। ठीक है, तो इस कैपिटल में आप जाकर के लिख दोगे, कितना रुपए लिख दोगे? 10 लाख। ये कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है? ओनर। मिस्टर एक्स का नहीं, मिस्टर एक्स भूल जाओ, मिस्टर एक्स ओनर। यहाँ पे ओनर कौन है? मिस्टर एक्स। जरूरी थोड़ा है कि हर बिजनेस का ओनर मिस्टर एक्स हो। बात समझ आ रहा है? तो जो पहला टर्म यहाँ पे हम लोगों ने जाना, किसके बारे में जाना? कैपिटल। कैपिटल किसका अकाउंट है? कैपिटल जो अकाउंट है वो बिजनेस के मालिक के लिए, किसके लिए यूज होता है? बिजनेस के मालिक। तो अगर किसी भी बिजनेस का आप अकाउंट उठाओगे उसमें नजर आ जाए कैपिटल 15 लाख, क्या मतलब समझ लो? मालिक ने इसका बिजनेस में कितना लगाया हुआ है? कैपिटल का मीनिंग समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये समझना, हम अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, हम लोगों का फोकस होता है लिख ले, शेयर करते हैं, अच्छे से कॉपी अरेंज कर। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन कि आपका फेयर अच्छा होना चाहिए, 4-5 कलर से लिखा होना चाहिए। पर्पस इज ये ग्रो करना, इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर। कॉपी के रिवीजन के लिए आप फेयर भी करेंगे, रिवाइज करने के लिए थोड़ा फेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए करेंगे, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी में भी कि अब सारा इंफॉर्मेशन उसमें तो लिखा हुआ है, ये बाद में उसको जाके देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ ये है कि उसके माइंड में एक ही फोकस होता है, एग्जाम पास करना। एग्जाम पास कर दो, डेफिनेट है पास कर। जो नहीं पढ़ता है वो भी पास करता है कि नहीं? आप क्या करता है कि नहीं करता? आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिना पढ़े पास हो, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पास करना तो कौन सा बड़ा काम है? जो ना पढ़ रहा है वो भी कर रहा है, तो आपके पढ़ने का क्या एडवांटेज होना चाहिए? The purpose should be to get the knowledge that you are studying. जो सब्जेक्ट जो पेपर आप पढ़ रहे हो उससे सही मायनों में सही नॉलेज हासिल करना है, ये आपका। जब नॉलेज आ गया तो उसके बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा तो फट से बता दो, तुरंत लिख दे दो। कोई क्वेश्चन करेगा फट से बता दो। यानी आपका ये ग्रो होना चाहिए। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन। क्या ग्रो होना चाहिए? सोचने समझने की क्षमता, और ये क्षमता डेवलप करता है जितना इंफॉर्मेशन हम सीखते हैं ना उसके हिसाब से। तो फोकस इस पे होना चाहिए रादर देन कि एग्जाम पास। नॉलेज
हासिल करना अच्छे तरीके से, दैट शुड बी द टारगेट, खुद ब खुद आपका डिग्री आपने, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो कैपिटल समझ के हम लोग, कैपिटल किसका अकाउंट है, इज दैट क्लियर? अभी बिजनेस शुरू किया हमने, सही है, कोई एक बिजनेस बताओ, किसी एक चीज का बिजनेस बताओ। बेकरी शॉप, चलो बिजनेस जो है वो बेकरी शॉप क्या है, ठीक है। इस बात है, बेकरी शॉप आप बनाने का सोच रहे हो, तो बेकरी शॉप के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताइए। देखो, अब पैसा लगाया, 10 लाख रुपए लगा लिया, ठीक है ना, तो अब आप इस 10 लाख का इस्तेमाल कहाँ का करेंगे वो देखो। 10 लाख रुपए दिया किसने, बिजनेस के मालिक ने दिया, कहाँ लिख दिया आपने उसको, इसके कैपिटल अकाउंट। ये आइडेंटिफिकेशन होने के लिए कि बिजनेस का मालिक ने बिजनेस में कितना रुपए लगाया, सही है। अब आइए कि ये जो बिजनेस शुरू हम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स बिजनेस शुरू करने जा रहा है, क्या शुरू करने जा रहा है, बेकरी शॉप। तो अब उसने बेकरी शॉप ओपन करने के लिए उसने एक चिमनी खरीदा, चिमनी कह लो, या फिर आप ये कह लो कि उसने, क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो प्लांट जिसके अंदर वो बेकरी बनेगा, तो उसके लिए ओवन, ओवन टाइप की चीज है ना, तो चिमनी कह लो, ओवन कह लो, ठीक है। या फिर ट्रेडिशनल जो इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में, एक चूल्हा बन गया है उसके अंदर जो है कि वैसे, ये जो भी, तो यही वो रिक्वायरमेंट होगा। अगर मॉडर्न बेकरी शॉप वगैरह, बेकरी अगर सिर्फ शॉप की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर, अगर हमने प्रोडक्शन के हिसाब से सोचना है तो ये जरूरी है। प्रोडक्शन नहीं कर रहे, खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर ये जरूरी, तो हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग बना के बेचें, ठीक है। तो अब चिमनी शॉप या ओवन या वो ट्रेडिशनल चूल्हा हमको चाहिए जहां पे मेरा बेकरी बनना है, ठीक है। तो इसमें मान लो लगा लिया 1 लाख रुपए, इसको बनवाने में या इसको खरीदने में जो भी सिचुएशन है, आपने कितना लगाया, 1 लाख, ठीक। अनदर चीज लेते हैं, फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, उस पर भी आएगा, फर्नीचर का भी जरूरत पड़ेगा। मान लो फर्नीचर में आपने फर्दर 1 लाख रुपए लगाया, पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जाहिर सी बात है, आपका शॉप है तो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए ना, बिल्डिंग के लिए आपको मान लो लग गया 7 लाख रुपए, ठीक है। और उसके अलावा आपने गुड्स बनाने के लिए, यानी बेकरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद लिया प्रोडक्शन के लिए सारा कुछ, इसके लिए आपने लगाया 80,000 रुपीज। बाकी 20,000 रुपीज रख करके हो, लेबर रखेंगे तो उसको सैलरी वगैरह पेड करना होगा, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 10 लाख रुपए में ये 10 लाख इस तरीके से यूज, आगे 10 लाख, है ना। अच्छा, क्या पता चला, मतलब ये कि अगर हम बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो जो बिजनेस का हमारी जो पूंजी लगाया है, तो वो सिर्फ वो कैश के शुरू में आया 10 लाख रुपए कैश, है ना। अभी क्या ये खर्च होता चला, क्या आया, चिमनी ओवन खरीद के आया 1 लाख, बिल्डिंग का, बिल्डिंग में लग गया 7 लाख, 1 लाख रुपए लग गया फर्नीचर बनाने, 80,000 रुपए लग गया रॉ मटेरियल, 7,80,000 रुपए खर्चा हो गया, बचा हुआ कितना है, 20,000। और ये 20,000 डेली का रेंट है, बिजली का बिल है, सब के लिए खर्चा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि कैश जो कि एक क्या है, संपत्ति है, क्या है, एसेट, बिल्डिंग, चिमनी, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, कैश, ये सब एसेट है कि नहीं। यानी बिजनेस में जो भी पैसा आप लगाते हो वो कैश के फॉर्म में हमेशा पड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये दो तरह के एसेट्स में जाएगा, यानी ये सारा का सारा क्या है आपके सामने, ये सारा का सारा एग्जांपल है किसका, एसेट्स का। किसका एग्जांपल है, एसेट्स क्या है, एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। और संपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति कहते हैं कोई भी वैल्यूएबल चीज जिसका सोसाइटी, ऐसी चीजें जिसका सोसाइटी में वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स का दो कैटेगरी, एसेट्स की कितनी कैटेगरी है, दो, एक है फिक्स्ड और एक है
करंट। फिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स? स्थिर, बदलेगा नहीं, है ना। अब देखो, बिल्डिंग कैसा एसेट है? चिमनी, फर्नीचर, क्लियर है। वैसे संपत्ति जिसको हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज करेंगे उनको किसमें रखेंगे? फिक्स। करंट का मतलब क्या होता है? जो सर्कुलेशन है। तो करंट एसेट कौन सा एसेट होगा? जो सर्कुलेट हो रहा है, पैसा लगा निकल गया, लगा निकल गया, लगा निकल गया। मतलब आपने रॉ मटेरियल लाया है, बनाओगे, बैटरी बनाओगे, वेज, हाँ, वेजेस वगैरह पेड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका करंट। तो जो भी पैसा बिजनेस के मालिक ने लगाया वो दो तरह के संपत्ति में इन्वेस्ट, फिक्स्ड एसेट, दूसरा, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? ऊपर में बिल्डिंग, चिमनी, फर्नीचर, ये किसका एग्जांपल है? बिल्डिंग, चिमनी, फर्नीचर, किसका एग्जांपल है? फिक्स्ड का। और रॉ मटेरियल और कैश किसका एग्जांपल है यहाँ पे? इज दैट क्लियर? तो इसका डेफिनेशन आता है, फिक्स्ड एसेट उन एसेट्स को बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। वैसा वैल्यूएबल चीज जो जो बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल हो, वो फिक्स्ड एसेट कहलाता है। और वैसा एसेट जो रोटेट होता है, कैश में कन्वर्ट होता है। रॉ मटेरियल खरीदा, बिस्किट बना के बेचे, रॉ मटेरियल खरीदा, बिस्किट बना के बेचे, क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ना। तो ये हो गया था। इज दैट क्लियर? एसेट का डेफिनेशन आ गया। ये हम स्क्रीनशॉट सेट कर देंगे अभी डिस्कशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखो, इसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। अभी क्या है ना कि आपके पास वर्क ऑर्डर ज्यादा है, डबल हो गया आपका बिजनेस, मार्केट रेपुटेशन पकड़ दिया, लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है। अब आपको रॉ मटेरियल भी डबल करना पड़ेगा, है ना। जहां से आप गुड्स ला रहे हो खरीद करके, जिससे भी हम मटेरियल ले रहे हैं, वो दुकानदार हमको पहचान गया है, तो वो हमको उधार दे सकता है क्या? उधार मिलेगा ना। चलो, तो अब यहाँ पे अगला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, सपोज करो कि बिजनेस ग्रो कर गया है और बिजनेस के ग्रोथ में फिर हमें जरूरत पड़ा, किस चीज का जरूरत पड़ा? अपने चिमनी के साइज को बड़ा करने का जरूरत, ऑर्डर मीट करना है। और ऑर्डर मीट करने के लिए अपने को कुछ चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब वो चेंजेस, यहाँ पर हम लोग दो चीज चेंजेस की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल मान लो पहले अभी तक 80,000 का लगा हुआ था ना, अभी रॉ मटेरियल मान लो आपके बिजनेस में ग्रोथ होकर के रॉ मटेरियल चाहिए 2 लाख रुपए। कितना चाहिए? आपके पास कैपेसिटी वही 80,000 की पेमेंट, ठीक है, तो 1,20,000 रुपये और चाहिए ना। मान लो जहां से आप ला रहे थे, रेगुलर ले रहे थे, उसने आपको पहचान लिया, उसने कहा कोई बात नहीं, ले लीजिए, बाद में दीजिएगा पैसा, उधार मिल गया। यानी हम रॉ मटेरियल जिससे लेंगे वो होगा सप्लायर मेरा, है ना। तो सप्लायर से हम पेमेंट दे के लाएंगे, तो पेमेंट दे दिया तो कोई टेंशन ही नहीं। उधार लेके आए तो हमको सप्लायर का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो हम उस सप्लायर के लिए जो कॉमन टर्म बिजनेस में यूज करते हैं वो दो टर्म है, दो टर्म बिजनेस में यूज करते हैं सप्लायर के लिए। एक तो क्रेडिटर वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है? कौन सा सप्लायर? सप्लायर तो सारे हो गए ना, जिससे हम कैश में ला रहे हैं, जिसको उधार ला रहे हैं, दोनों सप्लायर है। लेकिन जिसको हमने कैश में पेड कर दिया उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत, लेकिन जिनसे हमने उधार खरीदा उसका अकाउंट खोलने का जरूरत है, क्योंकि हमको याद रखना होगा कि कितना पैसा उसको देना है। तो उसके लिए जो हम अकाउंट कॉमन नेम से जानेंगे उसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर। हालांकि उसका नाम होगा ना, मान लो सप्लायर का नाम है मिस्टर वाई, आप जहां से लाते हो सामान उसका नाम है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के यहाँ से मिलाते हो, मिस्टर जेड के यहाँ से मिलाते हो, तो इनको एक कॉमन नाम देना होगा। व्हाट इज द कॉमन नेम? क्रेडिटर। क्या नाम देंगे? जहां से भी हम उधार लेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्लियर है? चेक क्रेडिटर के अलावा एक और टर्म यूज होता है, बिल्स पेएबल। क्या यूज होता है? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल किसे कहते हैं? उधार में लाया, जरूरी नहीं कि आपका चेहरा देख के सब बोलेंगे ठीक है उधार ले लिया मैंने दे दिया। बहुत सारे लोगों को आप पे डाउट होगा, पता नहीं लोगे कि नहीं लोगे। तो बिजनेस डीलिंग में एक पेपर का इस्तेमाल होता है, लीगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होता है। वो लीगल पेपर होता है, मतलब कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया, तो आपने वो पेपर जिसको साइन करके दिया तो आपके ऊपर केस कर, वो प्रूफ है कि आपने सुना।
समझे बात? तो जब भी हम कहीं से उधार लाए और वो पर्सन हमसे रिटर्न में ले ले लिख करके किसी लीगल पेपर पे, तो फिर ये क्रेडिटर नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? बिल्स पेमेंट। क्या बनेगा? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दो और वर्ड हम लोग समझ गए, एक क्रेडिटर्स के बारे में और दूसरा बिल्स पेमेंट। इज दैट क्लियर? आगे चले। बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स किस वजह से राइज होगा? क्रेडिट परचेज की वजह से। हम यहां लिख दिया है क्रेडिट परचेज। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, अभी आपने बताया था ना कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, मान लो हमने क्या करा, बिस्किट्स वगैरह बनाया, बेकरी शॉप था तो जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकरीज बनाया, बिस्किट्स, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिस्किट हमने बनाए, ठीक है। इस बिस्किट्स को हम अपने बिजनेस में एक कॉमन नाम देते हैं, उसको कहते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स कहा जाता है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, वो चीज हमारे लिए क्या है? तो हमने दुकान खोला था बेकरी शॉप का, तो ये हमारे लिए क्या है? रेडीमेड कपड़े का दुकान खोलते हैं, वो मेरे लिए क्या होता? क्लियर है? तो ये वर्ड जो गुड्स है ना, कॉमन वर्ड से अगर ये यूज हुआ है तो समझ जाइए कि बिजनेस का मालिक किसी चीज का बिजनेस करता है। स्टेशनरी का दुकान खोला है आपने, तो स्टेशनरी भी आपके लिए क्या हो गया? गुड्स। फर्नीचर का दुकान खोला है, फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया? फर्नीचर हमने खरीदा, ये मेरे लिए गुड्स है क्या? क्योंकि हमने इसका बिजनेस, ये मेरे लिए फिक्स है। लेकिन अगर मेरा फर्नीचर का दुकान हो तो ये चीज मेरे लिए क्या? इज दैट क्लियर? गुड्स समझ आ गया? गुड्स जिस चीज का हम ट्रेड करते हैं उसे बोलते हैं। अच्छा, गुड्स के बाद इसी में एक वर्ड यूज होता है स्टॉक। हम बहुत सारा बिस्किट बना के बेचते हैं, ठीक है। एक कस्टमर आया, उसने हमसे एक स्पेशल टाइप का बिस्किट का डिमांड किया 5 kg, और हमने चेक किया तो पता चला कि उसका 3 kg ही है अवेलेबल, 2 kg अवेलेबल, कितना अवेलेबल? 3 kg। तो हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कितना है उसका? यानी किसी भी गुड्स का जितना क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। समझ गए? गुड समझ आ गया, स्टॉक समझ आ गया, कोई दिक्कत? अब यहां पे ये समझिए बात, गुड्स के ट्रांजैक्शन, जब हम कोई भी चीज, तो हो गया कि आप गुड्स बना रहे हो, उसका बना करके बेच रहे हो, अगर हम गुड्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, आप गौर करो, बनाएंगे या खरीद खिलाएंगे बेचेंगे, खरीद खिलाएंगे बेचेंगे, बहुत बार होगा कि नहीं होगा? कई बार होगा। और दूसरा ये भी कि जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो उसका दाम अलग होता है, बेचते हैं तो उसका दाम डिफरेंट होता है। और ये ट्रांजैक्शन बहुत सारा है, गुड्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अलग अकाउंट ओपन करते हैं। कितने अलग अकाउंट यूज करते हैं? कौन कौन? एक कहलाता है परचेज अकाउंट और एक कहलाता है सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर गुड्स बेच रहे हैं, सेल्स का मतलब क्या होता है? तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, यानी सेल्स अकाउंट बिजनेस में कब यूज करोगे? अकाउंटेंट है, सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब भी गुड्स बेचेंगे, जब भी बिस्किट आपने सेल किया कहां रिकॉर्ड कीजिएगा? क्लियर है? उसके अलावा आप बिस्किट खरीद के ला रहे हो, या चोरी हो गया, डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, ये सब कहां रिकॉर्ड करोगे? इज दैट क्लियर? तो दो अकाउंट और समझ आ गया आपको, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। गुड्स के ट्रांजैक्शन के लिए दोनों अलग, ये दोनों अकाउंट यूज होगा। आप क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना अकाउंट्स का, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स और कैश, गुड्स बेचा कैश में, कौन से अकाउंट में लिखोगे? लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, कौन से अकाउंट में लिखोगे? सेल्स में। कैसे? सेल्स में तो तब लिखेंगे ना जब बेचेंगे, बेच नहीं रहे हैं तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? लिखा हुआ है 2000 का गुड्स चोरी हो गया, कहां लिखेंगे?
Is that clear? आगे चलेंगे नेक्स्ट। गुड्स बेचा हमने, सही है, तो सेल्स भी तो दो तरह का होगा ना, कैश में और उधार में, होगा कि नहीं होगा? हम गुड्स बेचेंगे तो कैश में बेच सकते हैं, उधार में भी बेच सकते हैं। अगर हमने कैश में बेचा तो मेरे पास पैसा आ गया, किसी का अकाउंट रिकॉर्ड करने का जरूरत है क्या? तो जितना पैसा है वो कैश में रिकॉर्ड होगा, तो दैट क्लियर। लेकिन किसी को हमने उधार दिया तो याद रखना पड़ेगा ना कौन उधार लेके आए। तो जो कस्टमर भी हमसे उधार ले जाएगा ना, क्रेडिट सेल्स हम जिसको करेंगे, जिस कस्टमर को हम उधार देंगे वो कस्टमर में ले क्या कहलाएगा? जैसे वहां था क्रेडिट है, हमने उधार लाया था, अभी कस्टमर है इसको हम उधार दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा? डेटर्स। अच्छा, इसमें एक और वर्ड बताया था आपको, बिल्स, बिल्स पेबल वहां बताया था, तो यहाँ पे आएगा बिल्स रिसीवेबल। हमने उधार दिया है लेकिन डाउट था, ऐसा क्रेडिट अच्छा नहीं है तो उससे पेपर पे साइन करा के उधार, लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कराया तब उधार दिया। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये क्या बना? बिल्स रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? वर्ड समझ आ गया? यानी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल किससे जुड़ा हुआ टर्म है? क्रेडिट सेल्स से। अगर गुड्स उधार बेचा गया है, रिटन पेपर में नहीं लिया गया है, सिर्फ उधार दे दिया क्योंकि जान पहचान था है, ठीक है, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कौन सा अकाउंट? क्रेडिट सेल्स के लिए कौन सा यूज करेंगे? डेटर। अब उसमें से जिसमें हमको डाउट था उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट यूज किया? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, आगे चले, समझ आ रहा है सबको? देखो हम अकाउंट डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको तो समझ में आ रहा है कि अच्छा इसके लिए ये टर्म होता है, इसके लिए ये टर्म नहीं जानना है, इसलिए जरूरी है कि these are the general terms in business। अब किसी का अकाउंट उठाए वहां पे लिखा हुआ डेटर्स, अब समझ आ गया डेटर्स को, उधार लेके आएगा, एक डेटर्स लिखा हुआ है या सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ, मतलब एक डेटर नहीं है, उधार ले जाने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, तो उसका एक कैटेगरी बना दिया गया, क्या नाम दिया गया? डेटर्स। प्लूरल है ना, डेटर्स। यानी एक कस्टमर नहीं है उधार ले जाने वाला, बहुत सारे उधार लेंगे हैं, इन सारे कस्टमर को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? और उसमें से जो हमें रिटर्न में लिख करके देके गया उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीव्ड। दैट क्लियर? आगे चलो। अब क्या है कि अच्छा खासा लेन देन होता है, सारा पैसा आप अपने पास नहीं रखना चाहते, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन, एक्सिस बैंक गए और वहां जाके अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर, ठीक है, और उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया 50,000 रुपीज। मालूम होना चाहिए कि बिजनेस के लिए जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ना तो वो करंट अकाउंट, नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा भाई, फिलहाल जान लीजिए आपका जो अकाउंट एज स्टूडेंट ओपन होगा ना बैंक में, सेविंग अकाउंट ना, बचत खाता, यानी बचा हुआ पैसा उसमें सेव कर डालते हो, जमा करते हो। करंट अकाउंट बिजनेस के लिए यूज होता है क्योंकि इसमें बहुत बार पैसा रखना निकालना होता है, सेविंग में आप ऐसा बहुत बार पैसा रख के निकाल नहीं सकते, इसका लिमिटेशन है, फिर चार्जेस कटना शुरू होते हैं। करंट अकाउंट इसमें आपको कोई लिमिट नहीं लगा होता कि आप इतनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं नहीं लॉन्ग, ठीक है, तो 50,000 का बैंक अकाउंट हमने ओपन करा है, तो ये बैंक में जो अकाउंट ओपन होता है वो कौन सा अकाउंट ओपन होता है बिजनेसमैन का? करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट जब ओपन करते हैं ना तो करंट अकाउंट में एक फीचर मिलता है कि करंट अकाउंट आपका नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन शुरू में ही नहीं, कुछ टाइम के बाद बैंक आपको अलाउ करता है। स्टार्ट में जब आपने बैंक में अकाउंट ओपन कराया तो शुरू में तो आपका ट्रांजैक्शन होगा, आपका रेपुटेशन बैंक वगैरह से अच्छा है, अच्छा खासा डीलिंग है, अच्छा खासा लेन देन है, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर देगा, क्या?
कि आप 1 लाख तक नेगेटिव में ले जा सकते हो बैलेंस। फायदा क्या होगा? अब मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख, 3 लाख का पेमेंट कर रहा है, ये फैसिलिटी नहीं है, मान लो ओवरड्राफ्ट का ये जो नेगेटिव में जाने की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या 2 लाख से 3 लाख का पेमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन बैंक ने आपको नेगेटिव का 1 लाख तक जाने का फैसिलिटी दे रखा है, तो बताओ 2 लाख बैंक अकाउंट में 3 लाख तक पेमेंट कर सकते हो? 3 लाख जैसे ही आप पे करोगे तो आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये जो नेगेटिव बैंक बैलेंस है ना, इसको बोलते हैं बैंक ओवर, क्या बोलते हैं? बैंक ओवर ड्राफ्ट। इसको शॉर्ट में ओडी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओवर ड्राफ्ट। वर्ड समझ आ गया? इज दैट क्लियर? बैंक अकाउंट जो होता है वो जनरली कैसा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट आपका अगर बैंक से एक फैसिलिटी मिल जाएगी, वो नेगेटिव में भी जा सकता है, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस को क्या बोलते हैं? बैंक। तो आज के लिए नहीं रहते, कल के क्लास में हम लोग इसके आगे से डिस्कस। आज हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसका यहाँ पे 14-15 होगा, कुछ एक कोर्स लिखा होगा, कल डिस्कस करके आगे। पहला लेक्चर भेजा था आप लोगों को, 10 लेक्चर देखना आपने उसमें। ऐसे हम ये वाला आज का लेक्चर भेज। बाकी वर्ड्स के जितना पॉइंट बताया ना प्रैक्टिकली वो यहाँ होना चाहिए। डेटर्स फट से समझ आ जाता है, क्रेडिटर्स फट से समझ आ जाता है, कैपिटल अकाउंट समझ आ जाता है, एसेट्स क्लियर हो जाना चाहिए, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ओवरड्राफ्ट, परचेज, सेल्स, स्टॉक, गुड्स, क्लियर? यही आ रहा है। हाँ, इसको क्लिक करने में सर्वर कम हुआ था। फोल्डर लिस्ट फॉन्ट नॉट फॉन्ट है ना, थोड़ा सा वेट कर आ जाएगा। थोड़ा सा जब नेट बहुत फास्ट हो रहा है तो क्विक खुल जाएगा, थोड़ा स्लो होता है तो एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज नहीं है, इस वजह से थोड़ा स्लो खुलेगा। ठीक है, बहरहाल आज जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया वो पॉइंट्स हम एक्सटेंड कर देंगे। और इसके ये जो हमने बताया है आपको डिफरेंट एंगल से बताया है, और जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेगा वो अलग तरीके से मिलेगा। तो हम उसका भी पॉइंट्स कैपिटल किसे बोलते हैं, ये सारा रिटर्न वाला हम भेज देंगे, और बाकी लेक्चर। ठीक है, आज के